नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज जो हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो मध्यकालीन भारत है। मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विषय में देखेंगे और इसमें बहुत सारे अतिरिक्त फैक्ट भी कवर किए हुए हैं। तो वीडियो पूरा देखिए। और ये सिर्फ पटवारी एग्ज़ाम के लिए नहीं, पीएससी, व्यापम या किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं जहाँ पे जीके पूछा जाता है, तो ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण जो करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और ये गुलाम वंश का संस्थापक है। ये कौन है? गुलाम वंश के संस्थापक है, जिसे मामलुक वंश भी बोला जाता है। और इनका जो कार्यकाल रहा वो 1206 से 1210 तक रहा। इनका कार्यकाल कब से रहा? 1206 से 1210 तक था। ये दिल्ली सल्तनत की शुरुआत इन्हीं से हुई थी। और ये कुतुब मीनार, जो वर्तमान कुतुब मीनार देखते हैं, तो उसका निर्माण का कार्य भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू कराया था। चलिए देख लेते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्गान ए चिहलगानी था। तो ये तुर्कान ए चिहलगानी, इसका गठनकर्ता कौन है? इल्तुतमिश था। और ये 40 सरदारों का दल था। कौन था? 40 सरदारों का दल था। और इल्तुतमिश ने विद्रोही सरदारों पर विश्वास न करते हुए इस 40 सरदारों का एक दल गठित किया था, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी नाम दिया गया। और इल्तुतमिश ने इस्तीफा से सुल्तान आजम की उपाधि धारण की थी। इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सुल्तान आजम, जिसे महान शासक की उपाधि बोला जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इक्ता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी। तो इक्ता प्रणाली पहली बार इल्तुतमिश ने लागू किया था। किसने लागू किया था? इल्तुतमिश द्वारा लागू की गई थी। और ये भारतीय और फारसी पद्धति पर आधारित प्रशासन था। इक्ता प्रणाली क्या थी? भारतीय और फारसी पद्धति पर आधारित प्रशासन था। और भारतीय साम्राज्य को था वो इक्ताओं में विभाजित कर इसको व्यवस्थित इक्तेदारी व्यवस्था की स्थापना की थी। तो इक्ता प्रणाली का पहली बार जो लागू किया था वो किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। शमसी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शमसी वंश की स्थापना इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। शमसी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा। और यदि हम ऐबक की बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, और बलवन ने बलवनी। तो इस तरह से शम्मी वंश की स्थापना इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, और बलवन ने बलवनी वंश की स्थापना की थी। जीतल और टाका नामक सिक्के किसने चलवाए थे? तो जो तांबे के जीतल थे और चांदी के टके थे, इसको इल्तुतमिश ने चलवाया था। किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने तांबे के जीतल और चांदी के टकों के सिक्के चलवाए थे। और सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करने की परंपरा भी इल्तुतमिश ने शुरू की थी। जो टकसाल अंकित किए जाते थे, तो उसकी जो परंपरा की शुरुआत की थी तो इल्तुतमिश ने ही की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। सुल्तान को नियामत खुदाई किसने कहा था? तो सुल्तान को नियामत खुदाई किसने कहा था? ये कहा गया था गयासुद्दीन बलवन को। किसको कहा गया था? गयासुद्दीन बलवन को। और नियामत खुदाई का जो अर्थ होता है वो राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। और इसने दो और प्रथाओं की शुरुआत की थी, सिजदा और पायबोस। जो सिजदा थी ये घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना होता था। सिजदा में घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना होता था। और पायबोस का मतलब होता था पैरों को चूमना। इस तरह से दो प्रथाओं की शुरुआत इसने की थी। और नियामत खुदाई की शुरुआत भी नियामत खुदाई भी गयासुद्दीन बलवन ने कहा था, जिसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? तो ये भी बलवन ने किया था, गयासुद्दीन बलवन ने किया था। और ये बलवन का राजस्व सिद्धांत था। और राजस्व सिद्धांत में इसके प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय आती थी। प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय।
तो लौह और रक्त की नीति किसने शुरू की थी? ये गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। प्रसिद्ध फारसी नौरोज किसने प्रारंभ किया था? तो प्रसिद्ध फारसी जो नौरोज था ये शुरुआत की थी बलबन ने। किसने शुरुआत की थी? बलबन ने। और ये नए वर्ष के रूप में मनाया जाता था, नए वर्ष के रूप में। नौरोज नया वर्ष के रूप में मनाता था। 1266 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? तो 1266 की नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बहाउद्दीन शासन बना। बहाउद्दीन के कौन है? ये गयासुद्दीन बलबन है। गयासुद्दीन बलबन का नाम बहाउद्दीन था और ये इलबारी जाति का था। बलबनी वंश की इसने स्थापना की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक था। और सिकंदर द्वितीय और सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी इसने। और इसकी जो बाजार नियंत्रण नीति थी, सैन्य संगठन था, गुप्तचर व्यवस्था थी इत्यादि बहुत प्रसिद्ध रही इतिहास में। और यदि हम खिलजी वंश की स्थापना की बात करते हैं तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है सिकंदर सानी तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मूवी पद्मावती में आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स में सुल्तान का कितना हिस्सा 1/4 भाग से बढ़ाकर कर दिया था? तो वो 3/4 कर दिया था। जो खम्स का हिस्सा था, खम्स क्या कहलाता था? लूटा हुआ धन। जो लूटा हुआ धन होता था वो खम्स कहलाता था। और उसका जो हिस्सा था 1/4 से बढ़ाकर 3/4 कर दिया था। और जो दूसरा इसका था खराज, एक खराज होता था जो भू राजस्व की मात्रा होती थी। भू राजस्व द्वारा जो धन आता था वो खराज कहलाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं, खिज्र खां के पश्चात सैयद वंश का शासक कौन था? तो खिज्र खां के बाद सैयद वंश का शासक जो था मुबारक शाह था। कौन था? मुबारक शाह। और खिज्र खां को सैयद वंश का संस्थापक बोला जाता है। यह सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिज्र खां ने की थी। और इसका जो कार्यकाल है 1451 माना जाता है। 1451। और जो मुबारक शाह है इसने यमुना नदी के किनारे एक मुबारकबाद नगर का निर्माण किया था। तो ये भी याद रखिएगा, मुबारकबाद नगर का निर्माण किसने किया था? तो ये मुबारक शाह ने किया था। खिज्र सैयद वंश से संबंधित है। निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? तो खिज्र खां संस्थापक ही थे, मुबारक शाह भी थे, मोहम्मद शाह भी थे। तो इसमें तीनों हो जाएगा, इसमें तीनों क्वेश्चन सही हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक जो था बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। और ये अफगानी था। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का युद्ध किससे हुआ था? तो जो ये मुगलों का संस्थापक कौन था? बाबर था। और इसने पानीपत का जो प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा था, ये किसके अगेंस्ट लड़ा था? इब्राहिम लोधी के अंग। और इब्राहिम लोधी को हरा के मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इस तरह से जो इसका हो जाएगा वो इब्राहिम लोधी के साथ इसने प्रथम युद्ध लड़ा था। और ये आगे देख लेते हैं, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी 1506 में। आगरा शहर की स्थापना कब की थी? 1506 में। और आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। राजधानी, सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तैमूर का आक्रमण जब 1398 में हुआ था तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत जो है वो कमज़ोर होती गई, उसका पतन शुरू हो गया था। तो उत्तर और दक्षिण के बहुत सारे शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। उसी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी दक्षिण भारत में। चलिए देख लेते हैं आगे।
विजयनगर में शासन किए थे, तो विजयनगर में संगम वंश ने भी शासन किया था, सालू वंश ने भी शासन किया था, तुलु वंश ने भी शासन किया था। इस तरह से ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, संगम वंश की स्थापना किसने की थी? तो संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। सालू वंश की स्थापना किसने की थी? नरसिंह सालू ने की थी। सालू वंश की नरसिंह सालू ने की थी। और तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने, तुलु वंश के वीर नरसिंह ने। इसके अलावा एक और वंश आता है जो यहाँ पे विजयनगर में शासन किया, वो है आराविडु वंश। आराविडु वंश की स्थापना किसने की थी? तिरुमल ने की थी। आराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी। तो इस तरह से ये तीनों वंश है। इसके अलावा आराविडु वंश भी विजयनगर में शासन किया है। राजा कृष्णदेव, राजा कृष्णदेव किस वंश से संबंधित थे? तो राजा जो कृष्णदेव थे वो तुलु वंश से संबंधित थे। किस वंश से? बहुत प्रतापी राजा रहे हैं। 1509 से लेकर 1530 तक इनका शासन रहा है, 1509 से लेकर 1530 तक। और ये बाबर की जो बाबरनामा है उनमें भी इनका वर्णन मिलता है। बाबर ने अपनी बाबरनामा में इनकी प्रशंसा की है। पुर्तगाल यात्री नूनिज किसके दरबार में आया था? तो पुर्तगाल यात्री नूनिज जो आया था वो आया था मल्लिकार्जुन के शासनकाल में। और मल्लिकार्जुन किस वंश से? ये संगम वंश से संबंधित है। किस वंश से है? संगम वंश से। तो जो नूनिज है वो किसके दरबार में आया था? वो मल्लिकार्जुन के दरबार में आया था और वो संगम वंश से संबंधित है। अब्दुल रज्जाक 1442 में अपनी भारत यात्रा के दौरान किसके दरबार में आया था? तो अब्दुल रज्जाक जो आया था वो देवराज द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में? देवराज द्वितीय के दरबार में आया था। और ये फारस का राजदूत था। कौन था अब्दुल रज्जाक? फारस का राजदूत था। फारस का राजदूत था। और किसके दरबार में आया था? देवराज द्वितीय। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुतुब शाही 1812 किस राज्य से संबंधित था? तो जो कुतुब शाही था ये गोलकुंडा से संबंधित था। और कुतुब शाही की स्थापना किसने की थी? तो की थी कुतुब उल मुल्क ने। कुतुब उल मुल्क ने कुतुब शाही की स्थापना की थी। और कहाँ की थी? गोलकुंडा में। तो यदि इस क्वेश्चन को देख कुतुब शाही 1812 में किस राज्य से संबंधित था? तो वो गोलकुंडा से संबंधित था। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वप्रथम तोप और बंदूक का प्रयोग करने वाला शासक कौन था? तो सर्वप्रथम तोप और बंदूक का प्रयोग करने वाला शासक बाबर था, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में प्रयोग में लिया था तुगलकाम नीति और तोप और बंदूक का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुक्त राज की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? दीवान मुक्त राज। वो किससे संबंधित था? तो वो राजस्व विभाग से संबंधित था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुक्त राज की स्थापना की थी, वो राजस्व विभाग से संबंधित था। और एक दीवान रियासत की भी स्थापना की थी, ये आर्थिक विभाग से संबंधित था। तो ये भी याद रखिएगा, यदि ये दीवान रियासत पूछता है तो ये आर्थिक विभाग से संबंधित है। सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, तो ये अमीर खुसरो को दिया जाता है। सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। ये एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो अमीर खुसरो की पुस्तक थी खजाइन उल फतूह, ये इसमें अलाउद्दीन के प्रारंभिक जो 1500 वर्षों का शासनकाल था उसका वर्णन मिलता है खजाइन उल फतूह में। और रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। बरीद और मुनहियन संबंधित थे, तो ये कौन थे? गुप्तचर विभाग था। जो गुप्तचर विभाग था वो कौन था? बरीद और मुनहियन। इसके अलावा एक सहना-ए मंडी थी, जो बाजार अधीक्षक हुआ करता था। जो बाजार अधीक्षक होता था उसे सहना-ए मंडी कहते थे। और ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसने की थी तुगलक वंश की स्थापना? गयासुद्दीन तुगलक ने। और ये कब शासन रहा इनका? 1320 से 1414 तक। काफ़ी लंबा शासन रहा इनका, लगभग 94 साल का शासन रहा। 1320 से 1414। और संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए कदम जो असफल रहे, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए जो कदम थे वो राजधानी परिवर्तन भी किया था, सांकेतिक मुद्रा को भी लागू किया था और खुरासान अभियान, ये तीनों ही मोहम्मद बिन तुगलक ने के शासनकाल में उठाए गए थे और ये सभी असफल रहे। तो इसका जो राइट क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। इसने राजधानी जो परिवर्तन की थी वो दिल्ली से दौलताबाद की थी। राजधानी परिवर्तन कहाँ से की थी? दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। फिर चांदी की मुद्रा के बदले जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था, चांदी की मुद्रा के बदले इसने कांसे का प्रतीक मुद्रा शुरू किया था, वो रही। और खुरासान अभियान मिस्र के सुल्तान के साथ एक मैत्री संधि थी। खुरासान अभियान में मिस्र के सुल्तान के साथ मैत्री संधि थी और मिस्र के सुल्तान की मृत्यु के बाद ये खुरासान अभियान भी असफल हो जाता है। तो इस तरह से इसके तीनों जो अभियान रहे वो असफल रहे। देख लेते हैं नेक्स्ट, दीवान ए कोही किस विभाग का दूसरा नाम है? तो दीवान ए कोही कृषि विभाग का दूसरा नाम है। दीवान ए कोही किस विभाग का? कृषि विभाग का नाम है और ये मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में रही। दीवान ए कोही किसके शासनकाल में रही? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रही और ये किससे संबंधित है? कृषि विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इब्न बतूता को किसने चीन के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था? तो इब्न बतूता को किसने राजदूत बना के भेजा था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी जी किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक को ने नियुक्त किया था इब्न बतूता को, और इसी ने चीन के दरबार में भी राजदूत बनाकर भेजा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखी गई थी। रेहला पुस्तक जो थी इब्न बतूता द्वारा लिखी गई थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन मिलता है। किस सुल्तान के काल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ। जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? तो जजिया कर जो पहली बार ब्राह्मणों पर वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था पहली बार जजिया कर, जजिया जकात। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने खैरात किससे संबंधित थी? तो जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने खैरात था वो गरीबों की सहायता से संबंधित थी। दीवाने खैरात किससे संबंधित थी? गरीबों की सहायता के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो जो खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में, ये लड़ा था राणा सांगा के साथ। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के साथ। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी के साथ। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था वो मेदिनी राय के साथ। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय के साथ और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था वो महमूद लोधी के साथ। इस तरह से चारों युद्ध याद रखिएगा और ये चारों युद्ध बाबर ने जीते थे। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी? गुलबदन बेगम, वो हुमायूं की बहन थी। अकबर का दरबारी इतिहासकार था, तो अकबर का जो दरबारी इतिहासकार थे वो कौन थे? अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल। और इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी, आईने अकबरी, अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। और ये जो अकबर के 9 रत्न थे उनमें से एक थे। इसके अलावा जो 9 रत्न थे, फैजी थे, तानसेन थे, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना इत्यादि अन्य 9 रत्नों में से थे। तो जो अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? अबुल फजल। और ये भी याद रखिएगा इनकी रचना अकबरनामा और आईने अकबरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, राजा मानसिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो राजा मानसिंह आमेर राज्य से संबंधित थे। किससे? आमेर राज्य से। और ये
अकबर के प्रधान सेनापति भी थे। कौन थे? अकबर के प्रधान सेनापति भी थे और ये जो जोधाबाई थी इनकी रानी, उनके भतीजे थे। इसकी चर्चा हम देख लिए हैं पहले, एक बार और कर लेते हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य। इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य। जो खानवा का युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य। हालांकि बाबर की सेना से, जब राणा सांगा की सेना को देख के बाबर की सेना भयभीत हो गई थी, लेकिन अंततः युद्ध बाबर ने जीता था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। जो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में बाबर और मेदिनी राय के मध्य। जो चंदेरी का युद्ध हुआ था किसके मध्य हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के मध्य। और जो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में बाबर और अफगान सेना का नेतृत्व महमूद लोधी कर रहे थे। तो इस तरह से ये चारों युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से एक सही है। निम्नलिखित युग्मों में से एक सही है। तो इसमें देख लेते हैं। बाबर चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध बाबर से संबंधित है। चौसा के युद्ध में हुमायूं से संबंधित है, ये भी सही है। जहांगीर धर्मत का युद्ध, ये गलत ऑप्शन है। जो धर्मत का युद्ध हुआ था वो हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य। जो शाहजहां के 4 पुत्र थे उसमें से दारा शिकोह और औरंगजेब, ये युद्ध हुआ था, धर्मत का युद्ध। ये दोनों वर्चस्व की लड़ाई थी। और ये शेरशाह मारवाड़ का युद्ध, ये शेरशाह से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया था? तो औरंगजेब ने जो जजिया कर लगाया था वो 1679 में लगाया था। कब लगाया था? 1679 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो किस मुगल शासक को? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। शिवाजी के साथ इनकी काफ़ी लड़ाई हुई है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। जो प्रथम बार राज्याभिषेक हुआ था वो 1674 में। कहाँ पे हुआ था? राज्याभिषेक रायगढ़ में। नेक्स्ट देख लेते हैं। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे वो कौन थे? दादाजी कोंडदेव। बहुत ज़्यादा इनके जीवन में इनका महत्व रहा है। राजनीतिक गुरु रहे हैं और संरक्षक रहे हैं। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थी? तो शिवाजी के जीवन में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, सबसे ज़्यादा उनकी माता जी जीजाबाई का प्रभाव पड़ा था। जीजाबाई से, जो उनकी माता थी, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। इस तरह से हमने मध्यकालीन भारत के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, उनके अन्य फैक्ट भी देखे हैं। अगले लेक्चर में हम इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। इस तरह से वीडियो पूरा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इनके साथ जो अन्य फैक्ट कवर किए गए हैं वो भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हम पूरे उत्साह के साथ फिर लेके आते हैं। धन्यवाद।